बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं उम्र हाजिर। मैं हूं शेख अहमद अरकम। नाज़रीन, 17 दिसंबर आने में चंद घंटों का वक्त रह गया है। इमरान खान साहब ने कल ऐलान करना है कि वो असम्बलियां कब तहलील करने जा रहे हैं। उसके बारे में बहुत सारी ख़बरें, बहुत सारी मुलाकातें, बहुत सारी इतलात इस तरह की मौसूल हो रही हैं जो कि खौफनाक भी हो सकती हैं और डेंजरस भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। उसके बाद दो आर्मी के अहम ओहदेदार, मैं फैज़ हमीद और जनरल बाजवा की बात कर रहा हूँ, उनकी रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी किस कदर कंट्रोवर्शियल हो गई है। वो क्या क्या कर रहे हैं, जनरल बाजवा रिटायरमेंट के बाद क्या कर रहे हैं और किस तरह से ये सारी जंग अपने सर के ऊपर ले रहे हैं और आज भी वो वही किरदार अदा कर रहे हैं जो पहले करते थे। वो तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है। फैज़ हमीद इस वक्त क्या किरदार अदा कर रहे हैं, उनका क्या वजाहती बयान है, वो आपके सामने रखना है। और आखिरी चीज़ वो आपके सामने ये रखनी है कि जवाद अहमद ने मंसूर अली ख़ान के प्रोग्राम के अंदर एक ऐसी बात कही जो मीडिया के ऊपर डिस्कस नहीं हो रही। वो इंतहाई कंट्रोवर्शियल बात है और ऐसे कई इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर भी लगते रहे। ये जो उन्होंने बात की है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप आ जाएँ कि कल जो ऐलान होने जा रहा है, इमरान खान जो ऐलान करने जा रहे हैं, उसके ऊपर कई मुलाकातें हो चुकी हैं अब तक। आरिफ अलवी परवेज़ इलाही से अलग मुलाकात कर चुके हैं, इमरान खान से अलग मुलाकात कर चुके हैं, मुनस इलाही आरिफ अलवी से अलग मुलाकात कर चुके हैं। पिछले 2 दिनों के अंदर 2 मुलाकातें इमरान खान से कर चुके हैं। ये तमाम मुलाकातें इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर क्यों हो रही हैं? इमरान खान ने परवेज़ इलाही तक को बुलाया लेकिन वो नहीं आए। ये तमाम क्या मामला है वो आपके साथ अब शेयर करते हैं। ये तमाम मामला गिर्द घूम रहा है सीट एडजस्टमेंट के, और एक और चीज़ वो ये कि सियासी फ़ायदा किस जमात को कितना होगा इस फ़ैसले से। मुनस इलाही ने कल के इंटरव्यू के अंदर ये बात की कि मुनस इलाही और परवेज़ इलाही ये चाहते हैं कि वो पंजाब के अंदर अगला बजट पेश करके जाएं। और वो ये इसलिए चाहते हैं ताकि वो अगले इलेक्शन के अंदर अगर आम इंतखाबात की तरफ वो जा रहे हों तो वो एक अच्छा बजट देकर पंजाब को कम अज़ कम मज़ीद वो सिक्योर करना चाह रहे हैं। लेकिन उनके पास आज भी ऑप्शन मौजूद है कि वो इमरान खान से सीट एडजस्टमेंट का ज़ाहिर बहाना करके या मुतालबा करके आप उनसे तकरीबन 20 सीटें वो लेना चाह रहे हैं। गो कि अभी उनके पास सिर्फ 7 नशस्तें मौजूद हैं जो कि असम्बली की सीटें हैं, जो प्रोविंशियल की सीटें हैं, 3 रिज़र्व सीटें हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर उनके पास 10 सीटें हैं, लेकिन वो 20 सीटों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और उसके ऊपर उनके मुज़ाकरात जारी हैं और लेन देन का ये सारा खेल जारी है। लेकिन इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि अगर इमरान खान कल ये ऐलान कर देते हैं कि हम असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं और वो दिसंबर के अंदर ये असम्बलियाँ तहलील करने की कोशिश करते हैं या कर देते हैं, तो एक बात जो उनके इत्तेहादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PMLQ और फलवी, ये तमाम लोग और उनके जितने चाहने वाले हैं वो ये उनको समझा रहे हैं कि उसके बाद आप पीछे मुड़कर नहीं देख सकते, क्योंकि फिर ना KP गवर्नमेंट आपके पास होगी, ना पंजाब गवर्नमेंट आपके पास होगी। आपके पास कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं होगी जहाँ पर आप सेफ़ हों, आपका घर सेफ़ हो, आपको सिक्योरिटी उस लेवल की प्रोवाइड की जाए जो कि इस वक्त प्रोवाइड की जा रही है। आपको जो है वो एक सेफ़ हाउस प्रोवाइड किया जाए, एक पूरा सूबा, उसके आप जहाज़ इस्तेमाल कर सकते हो। ये तमाम चीज़ें आपसे छिन जाएंगी और उसके बाद आपको गिरफ़्तार करना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। खैर बहुत बहुत आसान तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि आवाम की जो ताकत उनके पीछे खड़ी है, जो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी है, या फिर जिस तरह भी आवाम ने रिएक्ट करना है उनकी गिरफ़्तारी के बाद, वो ऐसा एलिमेंट है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि अभी तक इमरान खान को रोके हुए है कि वो असम्बलियाँ तहलील करें। लेकिन जो गुज़श्ता इत्तलात हैं, जो लोग इमरान खान से गुज़श्ता दिनों में जिनकी मुलाकातें हुई, वो ये बात रिपोर्ट कर रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि इमरान खान इस वक्त नथिंग टू लूज़ फेज़ के अंदर जा चुके हैं। और वो कह रहे हैं कि जब मैंने गोलियाँ खा ली हैं, जब मैं गोलियां खा के दोबारा खड़ा हो गया हूँ तो मुझे अब किसी चीज़ का डर नहीं है। अब अगर कोई रास्ता इलेक्शन के लिए बाकी बचा है तो वो यही है कि मैं आधे से ज़्यादा पाकिस्तान को इलेक्शन के अंदर धकेलूँ, और शायद वही एक लम्हा हो कि शायद ये गवर्नमेंट रियलाइज़ करे कि अब गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन करवाना, आम इंतखाबात की तरफ जाना किस कदर ज़रूरी है। जब 6 अरब रुपए आपके पास मुकम्मल बच गए हों तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर आप कभी भी ये इस चीज़ को आप होल्ड कर सकते हैं कि 3 महीने के बाद इलेक्शंस आपके सर के ऊपर खड़े हों। गो के इमरान खान साहब की ये जो मूव है इलेक्शन के अंदर जाने वाला या धकेलने वाला जो मामला है, मैं ज़ाती तौर के ऊपर उसके हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि वाकई
पाकिस्तान अभी इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है कि इतने हज़ारों अरब रुपए जो पाकिस्तान के अंदर आने थे या फिर जो नहीं आ रहे, जो भी घपले हुए हैं, कम से कम ये वो वक्त नहीं है कि इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान को धकेल कर अरबों रुपए जो पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत हैं वो इलेक्शन के ऊपर खर्च हों। मज़ीद ये कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी ये बताया था कि परवेज़ इलाही के बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जो कि वो कंप्लीट करना चाह रहे हैं और ज़ाहिर है कि वो बजट भी देना चाह रहे हैं एक अच्छा जाते जाते, ताकि अवाम खुशी के साथ उनको अगली दफ़ा भी वोट करे। आगे चलें, फैज़ हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा की मैंने आपसे बात करनी थी। उनकी कल एक वीडियो वायरल हुई जनरल फैज़ की, जो कि बड़ी कंट्रोवर्शियल थी और होनी भी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। जब आप एक सियासी गैदरिंग के अंदर मौजूद होते हैं, ख़्वाह वो आपके इलाके के लोग हों, और वहाँ सर क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी जगहों के ऊपर गया हूँ जहाँ पर जर्नल्स मौजूद होते थे, वहाँ पर आपको फ़ोन निकालने की इजाज़त नहीं होती। रिटायर्ड जर्नल्स भी जहाँ मौजूद हों वहाँ पर भी आपको फ़ोन निकालने की इजाज़त नहीं होती। किसी भी जर्नल की कोई भी वीडियो, कोई तस्वीर उसकी इजाज़त के बग़ैर बाहर नहीं आती। जनरल फैज़ ने ख़ुद तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जिसके मुंह से उन्होंने निकलवाना था वो निकलवाया, और उसके बाद ये जो उनका हाथ रखना था उस बात के ऊपर, दिल के ऊपर, वो तमाम चीज़ें कह गया। और मेरा ख़्याल है कि अभी रिटायरमेंट के इस फौरी बाद खैर जो कुछ इल्ज़ामात उनके ऊपर आसिफ अली ज़रदारी ने लगे, खुड्डे लाइन लगाना, जिस किस्म की मरीम नवाज़ उनके बारे में बातें करती रही, उसके बाद अगर उन्होंने ये फ़ैसला उन्होंने भी कर लिया कि आई हैव गॉट नथिंग टू लूज़, तो फिर उनको सियासत की एंट्री मुबारक हो। लेकिन जो हमारे पास इतलात हैं वो यही हैं कि अभी वो फ़िलहाल कम से कम 2 साल अपने इस सियासी सफ़र को शुरू करने का कोई इरादा नहीं रखते, और अगर रखेंगे तो वो ज़ाहिर है कि हम सब के सामने आ जाएगा। जनरल बाजवा क्या कर रहे हैं? जनरल बाजवा वही कर रहे हैं जो पिछले 6 साल उन्होंने किया है, और वो है डबल गेम। अब वो डबल गेम के लिए किसको अपना आला कार बना रहे हैं? पहले पीडीएम को बनाया और अब आला कार है मंसूर अली ख़ान। उनके जितने वीलॉग्स आप देख रहे हैं उसके अंदर वो कैटेगोरिकली ये कह रहे हैं कि मैं अब जो बातें आपको बता रहा हूँ ये आप समझें कि दिस इज़ द वर्ड ऑफ जनरल बाजवा, ये उनकी ज़बान में बोल रहा हूँ, ये वो आपसे डायरेक्ट बात नहीं कर रहे, मेरे थ्रू वो इनडायरेक्ट बात कर रहे हैं। ये तमाम बातें जनरल बाजवा कह रहे हैं। तो उसके अंदर जिस तरह से उसको शिफ्ट करने की कोशिश की गई, वो बिल्कुल उसका 1 पॉइंट एजेंडा उन 4 वीलॉग्स का ये है कि इमरान खान ने जितने भी इल्ज़ामात लगाए हैं जनरल बाजवा के ऊपर वो गलत हैं, और जनरल बाजवा की तरफ से वो जो सारी एक्सप्लेनेशंस आई वो यही हैं कि तमाम जो बयानिया बनाया गया वो झूठा था, वो फ्रॉड था, और अवाम को जो भी चीज़ें बताई गई वो हकीकत के बिल्कुल बरक्स थी। वो ये समझते हैं कि मोना सलाही को भी इमरान खान की तरफ जाने का कहा गया। ये एक पूरा बयानिया है जो कि नजम सेठी और इस तरह के तमाम साफ़ी जो है मिलकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को घर भेजने के अंदर जनरल बाजवा का कोई हाथ नहीं था। तो वो अगर वाकई गुमनामी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि मंसूर अली ख़ान जैसे शख्स से इस किस्म के वीलॉग्स करवाना कोई ख़ास अक्लमंदी वाली बात है। आखिरी चीज़, मंसूर अली ख़ान साहब अक्सर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स का हवाला देते हैं और उसके अंदर होने वाली गुफ्तगू को ज़ेर बहस लाते हैं। तो चलें हम भी थोड़ा सा यही करते हैं, लेकिन वो हम करेंगे मंसूर अली ख़ान के ही प्रोग्राम के अंदर। जवाद अहमद उनके साथ आए, उनके पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने नया पॉडकास्ट शुरू किया, अच्छा है, ट्रेंड है। उसके अंदर एक बहुत कंट्रोवर्शियल बात उन्होंने की जो कि मीडिया के ऊपर नहीं आई। जवाद अहमद ने बहुत कंट्रोवर्शियल बात की। उन्होंने ही कहा, खैर मैं तो इन दोनों को वानाबीज़ समझता हूँ, वानाबीज़ का नहीं पता तो गूगल कर लीजिए क्या होते हैं। ये दोनों वानाबीज़ डिस्कस किए कर रहे थे पॉप म्यूज़िक को, और उन्होंने कहा कि जुगनी आरिफ लोहार का क्यों मशहूर हुआ। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि जस्ट बिकॉज मीशा शफ़ी एक अट्रैक्टिव लड़की हैं, चूँकि मीशा शफ़ी ज़रा एक मॉडर्न लड़की हैं, इस वजह से आरिफ लोहार का वो जुगनी गाना जो है वो इतना पॉपुलर हुआ। गो के मीशा शफ़ी इतनी कोई अच्छी सिंगर नहीं है। उसके बाद उन्होंने उसका जो साथ एक एविडेंस दिया, उसको सपोर्ट करने के लिए एक और आर्गूमेंट दिया, वो ये दिया कि साहिर अली बग्गा ने जो गाने गाए कोक स्टूडियो के अंदर, जो उन्होंने पहला गाना गाया बाजी, और फिर उसके बाद वो चलते रहे आई एम अ बेग के साथ, उनके गानों के हिट होने की सोल वजह ये थी कि उनके साथ आई एम अ बेग ऐसी लड़की मौजूद थी जो कि अट्रैक्टिव थी या यंग थी या मॉडर्न थी या फिर कैमरे को अच्छे लगने वाली एक खातून थी। तो बेसिकली उनका ये कहने का, उनके उस पूरे वीलॉग के अंदर वो जो पूरा हिस्सा था उसके अंदर यही बात उन्होंने बार बार कही
कि ख़ातून का फिगर होने से किसी भी वीडियो एल्बम में उनके भी गाने अगर चले तो वो इसी वजह से चले बिकॉज़ शायद नादिया अफगान ने अच्छी एक्टिंग कर ली उनके गानों के ऊपर, और बस उनका कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तानी सोसाइटी जो है वो ख़वातीन को देखकर वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दिलवाने की कोशिश करती है इन तमाम सिंगर्स को। खैर, तो ये मेरा ख़्याल है कि एक ऐसे बंदे के ऊपर जो कि बराबरी पार्टी को लीड कर रहा हो, जो ये समझता हो कि वो पाकिस्तानी सियासत के अंदर कोई चेंज लाना चाहता है, अवामी बात करना चाहता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको ये बात ज़ेब देती है। खैर, उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा थी एज अ सिंगर वो जब थे, लेकिन अटेंशन सीकिंग की जिस हद तक वो पहुंच चुके हैं, मेरा ख्याल है कि अब उनको वानाबी कहकर ही इससे ज़्यादा कोई लक़ब नहीं है मेरे पास उनके लिए। आखिरी चीज़ वो ये कि बिलावल भुट्टो और मुसद्दिक़ मलिक की एक जंग जारी है। मुसद्दिक़ मलिक जो बार बार ये बात कर चुके हैं, उन्होंने कल फिर आज फिर उन्होंने ये बयान दिया कि ख़ाम तेल की कीमतों के ऊपर हमारे मुज़ाकरात रूस से तय पा गए हैं और हम जब चाहें हम उनसे तेल ले सकते हैं। जबकि अभी अमेरिका के दौरे के ऊपर बिलावल भुट्टो ने इस बात को रद्द किया था, कल ही रद्द किया था। इससे पहले मुसद्दिक़ मलिक जो है ख़बर दे चुके थे कि हमारे मामला तय पा गए हैं, मुआहदे हो रहे हैं, और साथ ही कल बयान आता है बिलावल भुट्टो का जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं कि ऐसा ना कोई मुआहदा हुआ है और ना ही हम करने का सोच रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ पाइपलाइन में भी नहीं है। और आज फिर उनका मुसद्दिक़ मलिक का जो है बयान आ गया है जो कि उसकी नफ़ी कर रहा है बिलावल भुट्टो के बयान की। तो खैर, इन वफाकी वज़रा ही की या फिर मुशीरान की ही आपस में जो है वो नहीं बन रही, तो ये 13 पार्टियों का जो टोला है वो किस किस्म की जो है वो गवर्नमेंट कर सकता है या गवर्नेंस कर सकता है, आवाम को रिलीफ दे सकता है। 10 रुपये का चूना जो असम्बलियाँ तहलील है उसको देखते हुए बज़ाहिर जो मुझे लगता है वो ये है कि असम्बलियाँ तहलील होने वाला जो इफ़ेक्ट होगा आवाम के ऊपर उसको मिनिमाइज़ करने के लिए 10 रुपये पेट्रोल की कीमतें और 7 रुपये डीज़ल की कीमतों के अंदर कमी की गई है। फ़िलहाल मोहम्मद अहमद को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उमूर हाज़िर। अल्लाह हाफ़िज़।